आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको DLED BTC सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय में जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। पिछले वीडियो में हम आपको इस पाठ में स्वास्थ्य के बारे में बताए थे। आज हम आप सभी को रोग के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रोग। तो टॉपिक है रोग यानी डिजीज। तो रोग है क्या? तो शरीर की सामान्य अवस्था में, जो शरीर की सामान्य अवस्था होती है उसमें किसी भी प्रकार से असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता के उत्पन्न होने को रोग कहा जाता है। अथवा हम कह सकते हैं कि शरीर की स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक, यानी शरीर की स्वस्थ संरचनात्मक, क्रियात्मक और जो भी व्यवहारात्मक होती है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो उसे रोग कहते हैं। तो रोग क्लियर हुआ कि आप रोग की परिभाषा सिंपल में कर सकते हैं कि शरीर की जो सामान्य अवस्था होती है उसमें जब किसी भी प्रकार की दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है या किसी भी प्रकार का असामान्य परिवर्तन हो जाता है, असामान्य परिवर्तन होने को ही रोग कहते हैं। अब रोगों के प्रकार की बात करते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ डिजीज। तो मानव में होने वाले रोगों को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जन्मजात रोग, एक उपार्जित रोग। जन्मजात रोग जो कि जन्म से होता है, और उपार्जित रोग जो होता है जो जन्म के बाद व्यक्ति के अंदर अर्जित होता है, यानी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, तो उसे उपार्जित रोग कहते हैं। तो यहाँ जन्मजात रोग यानी कंजेनाइटल डिजीज, यह रोग आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण होता है, यानी कहने में जो आनुवंशिक या जेनेटिकली गड़बड़ी के कारण होता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। यानी जब गुणसूत्रों में कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसके कारण, चूंकि गुणसूत्र माता पिता के जो होते हैं उसी गुणसूत्र में ही जीन होते हैं जो कि लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि यह रोग जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, और ये जो होते हैं यह उपापचय त्रुटियों के रूप में प्रकट होते हैं। चूंकि व्यक्ति के शरीर के अंदर जो है निर्माणकारी, विघटनकारी 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यानी शरीर की समस्त कोशिकाओं में निर्माणकारी, विघटनकारी क्रियाएं होती हैं। तो उपचय और अपचय से मिलकर उपापचय बना है। उपचय जो है निर्माणकारी होता है, अपचय जो होते हैं विघटनकारी क्रिया होती है। जब निर्माण और विघटनकारी क्रिया में कुछ गड़बड़ी हो गई तो रोग उत्पन्न होता है। तो वह जन्मजात रोग उत्पन्न होता है उपापचय त्रुटि के कारण, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, यह जन्मजात रोग। रंजकहीनता, दांत कोश का अरक्तता, हीमोफीलिया, वर्णांतता, मधुमेह, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि। तो यह सब जो है जन्मजात रोग होते हैं जो कि माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। अब दूसरा है उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग है क्या? उपार्जित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज, यानी जो प्राप्त किया जाए जन्म के बाद रोग, यानी जन्म के बाद होने वाला रोग जो होता है उपार्जित रोग होता है। तो यह रोग जन्म से नहीं होते हैं, किंतु जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं। आपको बताएंगे किस कारणवश उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए सूक्ष्म जीवों के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, या पोषक पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो यानी किसी कारणवश जो रोग उत्पन्न होंगे तो वह होंगे उपार्जित रोग। ठीक, तो अब उपार्जित रोग जो होते हैं निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संक्रामक या संचरणीय रोग होता है, और दूसरा असंक्रामक या असंचरण, यानी संक्रामक जो कि संक्रमण द्वारा होते हैं एक से दूसरे व्यक्ति में।
अब चूंकि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं इसलिए इसको संचरणीय रोग भी कहते हैं। और असंक्रामक जिनका संक्रमण एक से दूसरे में न हो, जब एक से दूसरे में नहीं हो रहा है तो इसके कारण इसको असंचरणीय रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोग या संचरणीय रोग है क्या? इन्फेक्शियस आर कम्युनिकेबल डिजीज, यानी संक्रामक या संचरणीय रोग। तो ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। यानी जो रोग एक व्यक्ति यानी जो रोगी व्यक्ति है उससे डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप में स्वस्थ व्यक्ति में अगर फैलेंगे तो उन्हीं को संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे नजला, जुकाम, फ्लू, मलेरिया, यक्ष्मा, गोनोरिया, सिफिलिस आदि, यह सब रोग जो हैं यह संक्रामक रोग होते हैं जो कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। तो संक्रामक रोग सदैव सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं, यानी कहने में ये जो रोग होते हैं ये सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? शरीर के अंदर पहुंच करके विष पदार्थ उत्पन्न करते हैं, तो उसी विष पदार्थ से ही क्या होते हैं कि रोग उत्पन्न होते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उनको रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। तो संक्रामक रोग या संचरणीय रोग क्लियर हुआ। अब बात करते हैं असंक्रामक या असंचरणीय रोग, यानी नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा असंक्रामक रोग, यानी कहने में असंक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं होगा, यानी जिसके अंदर यह रोग हुआ रहेगा वह उसी के अंदर रहेगा, किसी दूसरे व्यक्ति में उस रोग का संचरण नहीं होगा। तो ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, यानी कहने में जो रोग रोगी व्यक्ति से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैले, यानी किसी भी प्रकार से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एलर्जी, कैंसर, क्वासियोरकर, बेरी, घेंघा आदि, यह सब रोग असंक्रामक होते हैं। तो असंक्रामक रोग होते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की कमी होती है। जब पोषक तत्व, आपको पहले ही बताया गया है कि पोषक तत्व में जो विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं और प्रतिरक्षी पोषक पदार्थ होते हैं, यानी शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब इनकी कमी होगी तो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होता है, यानी भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की कमी से भी रोग होता है। हार्मोन्स की अनियमितता से होता है, यानी हार्मोन्स की कमी या अधिकता से भी रोग, जिसे हमने आपके यहाँ पर जो है घेंघा रोग बताया। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सामर्थ्य जो है कम होता है और वह एकत्रित होकर के उसी सूजन के रूप में गले पर एकत्रित हो जाता है तो घेंघा रोग बन जाता है। बेरी, अब हार्मोन्स की अनियमितता कारण हो रहा है। नशीले पदार्थों के सेवन से, जैसे यहाँ पर हमने आपको बेरी बताया, तो भोज्य पदार्थ पोषक पदार्थ की कमी से, यानी विटामिन बी की कमी से हो रहा है। जिसे क्वासियोरकर रोग के बारे में हमने आपको बताया था कि कुपोषण के कारण होता है, यानी पोषक पदार्थों की कमी के कारण, जिसमें प्रोटीन की कमी होती है तो क्वासियोरकर रोग हो जाता है। यानी भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी से, हार्मोन्स की अनियमितता से एवं नशीले पदार्थों के सेवन से। तो नशीले पदार्थों के सेवन से कैंसर वगैरह हो जाते हैं। तो असंक्रामक रोग जो होते हैं यह जो है रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी प्रकार से नहीं फैलते। अब बात करते हैं कुछ सामान्य संक्रामक रोग के बारे में। तो कुछ सामान्य संक्रामक रोग, जैसे आपको इसमें जो है कुछ रोगों के बारे में बताएंगे। जैसे पहला रोग हम आपको इसमें बता रहे हैं चेचक के बारे में। चेचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो चेचक रोग के बारे में आप सभी जानते होंगे कि यह रोग जो है तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है, यानी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। तो इसे शीतला माता या बड़ी माता भी कहते हैं। जो चेचक रोग को शीतला माता या बड़ी माता, इसमें होता क्या है, शरीर में दाने निकल आते हैं। तो वर्तमान समय में इस रोग पर नियंत्रण पा लिया गया, क्योंकि टीकाकरण के द्वारा जो होते हैं चेचक रोग पर वर्तमान समय में पूरी तरीके से क्या हुआ, नियंत्रण कर लिया गया है।
अच्छा, अब चेचक रोग के रोगजनक कारक कौन से होते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं चेचक रोग के कौन से होते हैं, यानी किस रोगजनक जीव से यह चेचक रोग होता है? तो यह रोग वेरिओला वायरस के कारण होता है, यानी कहने मीन्स इस रोग का संक्रमण जो होते हैं वेरिओला वायरस करते हैं। तो यानी यह वेरिओला वायरस जो होते हैं शरीर में क्या करते हैं, त्वचा पर विष पदार्थ उत्पन्न करके रोग उत्पन्न करते हैं। अब रोग का प्रसार कैसे होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलते कैसे हैं? तो इस रोग का प्रसार रोगी व्यक्ति के नाक, मुंह, गले के स्राव से, यानी कहने मीन्स जब रोगी व्यक्ति के नाक से या मुंह से या गले से जो भी बिंदुक निकलते हैं, सूक्ष्म बिंदुक जो जल के समान बिंदुक निकलते हैं, जिससे नाक से भी निकलते हैं सूक्ष्म बिंदुक, मुंह से भी निकलते हैं और गले के स्राव से भी, तो उन्हीं के संक्रमण द्वारा यानी कि सूक्ष्म बिंदुक निकल करके वायु में फैल जाते हैं। क्योंकि जब वायु में फैल जाएंगे, अगर स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ गया, यानी कहने में इसका जो संक्रमण होता है वो वायु के द्वारा हो रहा है। उत्पन्न कर रहे हैं रोग तो वेरिओला वायरस, लेकिन एक से दूसरे व्यक्ति में जो रोगी व्यक्ति के जो भी नाक, मुंह, गले के स्राव से बिंदु निकल रहे हैं, तो उसी के संक्रमण से जो स्वस्थ व्यक्ति हो जाता है, यानी उन्हीं की बिंदु होते हैं वो संक्रमित होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो होते हैं स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। अब बाद में रोगी की संक्रामी वस्तुओं तथा सूखी पपड़ियों से जो सूख कर वायु मिल जाती के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए रोगी संक्रमित है तब तो उससे हो रहा है बिंदुक संक्रमण द्वारा, लेकिन अगर फिर इसके बाद क्या होता है, जब रोग बढ़ता है तो जो संक्रामी व्यक्ति होते हैं उसमें होता क्या है कि पपड़ियाँ जम जाती है, पहले दाने बनते हैं, दाने पपड़ी के रूप में हो जाते हैं, वह सूख जाती है। तो फिर इसके बाद होता क्या है कि जिससे संक्रम जो व्यक्ति होता है, रोगी व्यक्ति होता है, तो जिस बिस्तर पर लेटा है या जो भी वस्तु का वो उपयोग किया है, रुमाल हुआ, मान लीजिए बर्तन हुआ, तो उससे भी स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाने, उसका भी उपयोग करने से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। और पपड़ियाँ जब सूख कर वायु मिल जाती है तो वायु में भी वायरस फैले रहते हैं, इससे भी संक्रमण हो जाता। तो पपड़ियों तथा संक्रामी पदार्थों में इसके रोगाणु 6 सप्ताह तक जीवित रहते हैं, यानी 6 सप्ताह तक पपड़ियों और संक्रामी पदार्थों में रोगाणु जो होते हैं जीवित रहते हैं और रोग का प्रसार कर सकते हैं। अब उद्भवन काल बताते हैं कि रोग उद्भवन काल होता है, यानी कि यह रोग जो है, यानी इसकी उद्भवन काल मतलब जो प्रारंभिक अवस्था से, यानी रोग का होना उद्भवन काल कहलाता है। तो मान लीजिए संक्रमण हुआ तो कितने दिन के बाद जो होते हैं व्यक्ति में रोग उत्पन्न होते हैं, तो 7 से 17 दिन, औसतन 12 दिन, यानी कहने में अगर यह वायरस शरीर के अंदर आया तो 7 से 17 दिन में या लगभग 12 दिन में जो होते हैं चेचक रोग का उद्भव होता है शरीर के अंदर। अब संक्रामक अवधि, यानी चेचक रोग कितने समय तक शरीर के अंदर होते हैं, रहते हैं? जब खुरंट बन जाते हैं और पपड़ियों की पूरी तरह गिर जाने तक, यानी खुरंट, चूंकि वही जो दाने बनते हैं खुरंट के, उसमें जल पानी भरे जाते हैं तो खुरंट के रूप में रहते हैं, तो खुरंटों और पपड़ियों के पूरी तरह गिर जाने तक संक्रामक अवधि होता है। यानी जब तक खुरंट और पपड़ियां पूरी तरीके से गिर नहीं जाती तब तक इस रोग का संक्रमण रहता है। आगे रोग के लक्षण, तो चेचक रोग के लक्षण व्यक्ति में क्या होते हैं? तो रोग की प्रारंभिक अवस्था में, जैसे मान लीजिए चेचक रोग किसी को हुआ तो स्टार्ट जो पोजीशन होती है, इस प्रारंभिक स्टेज में क्या होता है, तेज बुखार होता है। तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, यानी रोग की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें व्यक्ति में तेज बुखार रहता है। तो बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर इसके बाद क्या होता है, बुखार के साथ साथ तेज सिर दर्द और बदन दर्द भी होता है। जिम चलाने भी लगता है, उल्टी होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। चेचक रोग में पहले फीवर चढ़ता है, फीवर के साथ साथ जो है सिर दर्द, बदन दर्द, जिम चलाना, उल्टी आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो जब ज्वर के तीसरे दिन क्या होता है, शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं,
अब जब तीसरे दिन दाने निकल आते हैं तो दाने निकलने के साथ ज्वर में कमी आ जाती है। जैसे दाने निकलेंगे वैसे ही क्या होते हैं, फीवर में कमी आ जाती है। फिर क्या होता है, 5-6 दिनों में दानों में पानी भर जाता है। जो दाने निकले रहते हैं उन दानों में पानी भर जाता है, तो जिससे दाना किस रूप में दिखाई देने लगता है, छाले के समान। तो छाले के समान जो होते हैं दाना उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। अब 5-6 दिन में तो दाने में पानी भरा गया, छाले के समान दिखाई देने लगा। फिर 8 से 10 दिनों में इसमें पस पड़ जाते हैं, यानी मवाद के रूप में हो जाते हैं दाने में, जिससे मवाद जम जाए उसी प्रकार से पानी हो जाते हैं। इसमें ज्वर फिर तीव्र हो जाता है, यानी जब पस पड़ते हैं तो फीवर फिर से क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और 10 से 11 दिन बाद ज्वर घटने लगता है, यानी फीवर जो होते हैं 10 से 11 दिन बाद क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। और दानों का पस सूखने लगता है, जो दानों में उपस्थित मवाद होते हैं वह भी क्या होते हैं, सूखने लगते हैं और खुरंट बन जाते हैं। तो सूख करके जो दाने रहते हैं वो खुरंट के रूप में हो जाते हैं, यानी जो दाने सूख गए चेचक में निकले हुए, तो वही सूखे हुए दाने किस रूप में होते हैं, खुरंट के रूप में। फिर 21 से 28 दिन में लगभग सभी दाने सूख कर गिर जाते हैं। तो यानी जो 21 से 28 दिन में सभी जो लगभग सभी दाने होते हैं वह सूख जाते हैं। अब जब सूख जाते हैं तो पपड़ी के रूप में हो जाते हैं और वह क्या होते हैं, गिर जाते हैं और त्वचा पर भी दाग पड़ जाते। तो ये हमने आपको बताया रोग के लक्षण, यानी चेचक रोग में क्या क्या लक्षण आपको प्रकट होते हैं। अब इस रोग से क्या बचाव करेंगे, रोग से बचाव के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। तो परिवार में, यानी कहने मीन्स कि आपको क्या ऐसा उपाय करें कि आपको चेचक रोग न होने पाए। तो परिवार में किसी व्यक्ति को चेचक होने पर उसकी रिपोर्ट तुरंत ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को देनी चाहिए। तो जो आपके स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए परिवार में किसी भी व्यक्ति को अगर चेचक हो गया, अगर आपको चेचक का लक्षण दिखाई दिया, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना दे देनी चाहिए। फिर दूसरी बात, रोगी को या तो अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए, रोगी को क्या करना चाहिए, या तो अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए या फिर घर में ही अलग कमरे में रोगी की व्यवस्था कर देनी चाहिए। क्योंकि यह जो रोग होता है संक्रमण रोग होता है, इसलिए क्या करना चाहिए, या तो अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए या तो किसी अलग कमरे में रोगी की व्यवस्था कर देनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति जो रोगी की देखभाल कर रहा है, उसके अलावा किसी को भी उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई संक्रमित एक व्यक्ति जाएगा तो बहुत होगा, तो एक व्यक्ति और एक्स्ट्रा संक्रमित हो सकता है, अब कई जाएंगे तो कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ केवल एक व्यक्ति जो रोगी की देखभाल कर रहा है, उसके अलावा किसी को भी उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए। सेवा करने वाले व्यक्ति को भी अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से पहले अपने हाथों और मुंह को धो लेना चाहिए और वस्त्रों को बदल लेना चाहिए। जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, अगर रोगी के संपर्क में आया है, यानी कहने में रोगी की देखभाल कर रहा है, तो वहां से जिससे बाहर निकला कमरे से, तो उसको अपने हाथ को धुल लेना चाहिए, मुंह को धुल लेना चाहिए और वस्त्र को भी क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। और फिर इसके बाद तो वस्त्रों को बदल देना चाहिए। फिर कहने में जो वस्त्र निकाला हुआ रहे उसको विसंक्रमित कर देना चाहिए, फिर दोबारा तक उसको पहना जा सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को टीका लगवा देनी चाहिए। अगर परिवार सभी सदस्यों को टीका लगी रहेगी तो चेचक की संभावना नहीं रहेगी। रोगी के खुरंट और नाक व गले के कफ, थूक आदि को कागज या कपड़े में इकट्ठा करके जला देने चाहिए। क्योंकि हमने आप बताया था कि खुरंट में भी जो होते हैं कि जो इसके वायरस होते हैं 6 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। तो 6 सप्ताह तक इसलिए क्या करना चाहिए, जो खुरंट है या नाक व गले के जो कफ निकले हुए हैं या थूक जो कि बिंदुक के रूप में होते हैं, इनको कागज या कपड़े में इकट्ठा कर जला देनी चाहिए। जब जला देंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति इनसे संक्रमित नहीं होगा। अब 7वां पॉइंट है इसका,
जब तक सभी खुरंट सूख कर झड़ न जाए तब तक रोगी को अन्य व्यक्तियों से नहीं मिलने देना चाहिए। जो खुरंट हैं, चूंकि खुरंट में भी वायरस हैं और पूरी तरीके से सूख कर झड़ न जाए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि खुरंट में 6 सप्ताह तक रहते हैं, इसके वायरस जीवित रहते हैं। तो जब तक खुरंट सूख कर पूरी तरीके से झड़ न जाए तब तक रोगी को अन्य व्यक्तियों से नहीं मिलने देना चाहिए। और रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान और कमरे को अच्छी तरह बीज संक्रमित करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। अगर मान लीजिए जो रोगी व्यक्ति है वो ठीक भी हो गया तो इसके बाद उसके जो सामान हैं या कमरे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, बीज संक्रमित करके ही प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं आपको चेचक रोग के बारे में बताया, यानी स्मॉल पॉक्स के बारे में, जिनको शीतला माता है, बड़ी माता कहते हैं। अब बात करते हैं छोटी माता के बारे में, जिनको चिकन पॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो अब जो छोटी माता रोग है यह भी संचारी संक्रामक रोग है, यानी कहने मीन्स कि यह भी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इस संक्रमित होता है, यानी कहने में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका भी संक्रमण होता है। तो ये बचपन से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को हो सकता है, यानी कहने में छोटे बच्चे से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उनको हो सकता है। एक बार रोग हो जाने पर व्यक्ति में जीवन भर के लिए रोग निरोध क्षमता उपार्जित हो जाती है, यानी कहने में अगर यह रोग एक बार बच्चे के अंदर हो गया तो दोबारा जो होते हैं रोग होने की संभावना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती है, रोग निरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यानी कहने में यह जो इसका जब संक्रमण होता है तो विष पदार्थ उत्पन्न होता है, यानी एंटीजन उत्पन्न करते हैं। फिर एंटीजन के विरोध में बच्चे के अंदर जो होते हैं एंटीबॉडीज बन जाती है, तो रोग से लड़ने की क्षमता उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। यानी कहने में जब एक बार रोग हो गया तो व्यक्ति में जीवन भर के लिए रोग निरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी उपार्जित हो जाती है। अब आगे रोगजनक कारक, छोटी माता के रोगजनक कारक क्या है, यानी कहने में जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं कौन से हैं। तो यह जो होते हैं रोग वैरिसेला वायरस द्वारा होता है। चूंकि हमने आपको बताया बड़ी माता वैरियोला वायरस द्वारा और छोटी माता वैरिसेला वायरस द्वारा होता है। रोग का प्रसार, यानी कहने में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग का प्रसार कैसे होता है, तो श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से, यानी जब श्वसन होते हैं रोगी व्यक्ति सांस लेता है तो उसके जो बिंदुक निकलते हैं या छींक से, खांसी से, जो भी है, तो उसके संक्रमण से, रोगी के निकट संपर्क से, यानी रोग संक्रमण से भी हो रहा है और रोगी के निकट अगर आप संपर्क रहेंगे उससे भी, और रोगी की संक्रमित वस्तुओं से भी रोग का प्रसार होता है। तो केयर करें तो बड़ी माता के समान इसका भी क्या होता है, रोग का प्रसार होता है। उद्भवन काल इसका कितना दिन होता है, तो उद्भवन काल जो होते हैं, यानी कहानी में से रोग होना, यानी रोग के लक्षण उत्पन्न होना जो होते हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था से रोग का होना और कितने दिनों तक में हो जा रहा है रोग, उसमें उद्भवन काल कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। तो 14 से 21 दिन होता है। तो 14 से 21 दिन में ये जो होते हैं छोटी माता का संक्रमण व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लगता है, यानी वायरस शरीर के अंदर आया तो अब वह आकर के क्या करता है, अपना प्रतिरोध भवन करता है। तो प्रतिरोध भवन करने में उसको 14 दिन लग जाते हैं, तो 14 से 21 दिन लग जाते हैं लगभग। तो इस 14 से 21 दिन तक तो रोग के लक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, इसी के बीच में यानी 14 से 21 दिन में ही रोग के लक्षण, यानी 14 दिन के पहले रोग के लक्षण नहीं प्रकट होंगे, 14 से 21 दिन में रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। संक्रामक अवधि, यानी इसके रोग की संक्रमण जिसे व्यक्ति के अंदर हुआ तो कितने समय तक यह रोग व्यक्ति के अंदर होता है। तो इसमें होता है क्या, पित्तिका निकल आती है। तो पित्तिका निकलने के एक दिन पहले से लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक नहीं होता। क्या है, पित्तिका निकलने की एक दिन पहले से लगभग 6 दिन तक संक्रामक अवधि होती है छोटी माता की। लेकिन हमने आप बड़ी माता में बताया था कि बड़ी माता की जो पपड़ी होती है
वह संक्रामक होती है, लेकिन होती क्या है, छोटी माता की जो पुपड़ी होती है संक्रामक नहीं होती। इसमें संक्रामक जो अवधि होती है वो पित्तिका निकलने के 1 दिन पहले से लगभग 6 दिन तक होती है, और पुपड़ी लेकिन संक्रामक नहीं होती। रोग के लक्षण की बात करते हैं, छोटी माता में रोग के क्या लक्षण होते हैं। तो रोग का प्रारंभ हल्के ज्वर और कमर दर्द के साथ होता है। तो आपको इसमें बताए थे पहले ज्वर होता है, तो इसमें क्या होता है छोटी माता में कि रोग का प्रारंभ हल्के ज्वर और कमर दर्द के साथ होता है। अब वयस्कों में ज्वर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। जो वयस्क होते हैं, अगर मान लीजिए वयस्क में छोटी माता, वैसे तो ज्यादातर बच्चों में होता है, लेकिन वयस्क में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर हो सकता है। तो ज्वर आने के 24 घंटे के अंदर शरीर के संपर्क ढके भागों में दाने निकल आते हैं। इससे मान लीजिए ज्वर आया, ज्वर आने के 24 घंटे के अंदर ही क्या होता है, शरीर के जो ढके हुए भाग रहते हैं, जिससे कपड़े से ढका हुआ भाग है, उन भागों में क्या होते हैं, दाने निकल आते हैं। और 2 से 3 दिन में इन दानों में पानी भर जाता है। फिर 6 से 7 दिन में यह दाने सूखकर पपड़ी बन जाते हैं। यानी आपको क्लियर हो गया कि रोग का प्रारंभ ज्वर के साथ हो रहा है, कमर दर्द के साथ। फिर वयस्क की बात किया गया तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर हो सकता है। तो ज्वर आने के बाद क्या होता है, 24 घंटे के अंदर शरीर के संपर्क जो भी ढके भाग होते हैं उनमें दाने निकल आएंगे। फिर 2 से 3 दिन में दानों में पानी भर जाएगा। फिर 6 से 7 दिन में दाने सूखकर पपड़ी बन जाते हैं। अब तो रोग से बचाव कैसे करेंगे, यानी कहने में कि जो छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, रोग से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो रोग प्रारंभ होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचना देनी। यानी अगर मान लीजिए व्यक्ति के अंदर छोटी माता का संक्रमण हुआ तो स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना तुरंत दे देनी चाहिए, चाहे बड़ी माता हुई चाहे छोटी माता, दोनों स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। और रोगी की अलग कमरे में व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसके पहले वाले में उन्होंने आपको बताया कि रोगी को क्या करना चाहिए, अलग कमरे में व्यवस्था कर देनी चाहिए। पित्तिका निकलने के समय यानी जो दाने निकल रहे हैं, 1 सप्ताह से लगभग 1 सप्ताह तक रोगी को अलग रखना चाहिए। यानी दाने निकलने के समय से लेकर 1 सप्ताह तक रोगी, उसमें भी हमने आपको बताया कि अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी के थूक, बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देनी चाहिए। अगर कंडीशन देखा जाए तो कंडीशन में दोनों में रोग से बचाव ही हो रहा है, तो थूक बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देनी चाहिए। फिर रोगी के ठीक होने पर रोगी के सभी सामान और कमरे को साबुन, सोडा व गर्म पानी से धोना चाहिए। यानी कहने में अगर रोगी ठीक हो गया तो रोगी के सभी सामान को भी संक्रमित कर देना चाहिए। इसके लिए साबुन, सोडा व गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। फिर आगे की बात है पॉइंट, बिस्तर आदि को 12 घंटे धूप में रखनी चाहिए। जो बिस्तर वगैरह होती हैं उनको 12 घंटे तक क्या करना चाहिए, धूप में रख देना चाहिए। अब पूरी तरह ठीक हो जाने के 1 सप्ताह बाद तक भी स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए ठीक भी हो गया चिकन पॉक्स यानी छोटी माता रोग से संक्रमित व्यक्ति, तो उसको 1 सप्ताह तक भी स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने आपको रोग के बारे में बताया और कुछ संक्रामक रोग के बारे में, जिसमें बड़ी माता और छोटी माता के बारे में बताया, यानी कहानी में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में बताया। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको जो है कुछ और संक्रामक रोगों के बारे में बताएंगे, जिसमें खसरा होगी, जुकाम होगी, यह सब। तो तब तक के लिए धन्यवाद।